होंगे कि अगर 11th से आप 12th जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं रहा, सब बिगड़ गया, सब बेकार हो गया, जिस तरीके से हमने शुरुआत करने की कोशिश करी थी वो तरीका नहीं रहा, वो हमारे पास वो एनर्जी नहीं रही, या हमने वो 11th में वो मेहनत नहीं करी, तो अब 12th में आ गए, अब कैसे होगा, 1 साल में कैसे हो जाएगा, 2 में नहीं होता, 1 में कैसे होगा। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, बहुत सीरियस बातें होंगी, तो आप सबको कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। सारी बातें करूंगा मैं आपसे कि यार क्या स्टेटस है आप लोगों का, क्या अच्छी है 11th तो क्या करना है, बेकार हुई है, खराब हुई है, जो भी हुई है, वेस्टेड हुई है, ठीक ठीक रही है, सारी बातें अपन करेंगे, राइट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 11th के एंड पर जो बच्चे होते हैं जनरली वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, जिन्होंने तैयारी करी होती है वो 3 कैटेगरीज में होते हैं बेटा 11th के एंड में। सबसे पहले ए ऑप्शन होता है कि अच्छी 11th अच्छी रही, गुड। गुड से मतलब आपने कोई बैकलॉग नहीं बना, आपका बना तो आपने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी आपने काफी हद तक लगा ली। नंबर आना नहीं आना वो एक सेपरेट टास्क है, बट हाँ आपने अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो 11th गुड कैटेगरी में होगा। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, बट कुछ बच्चे ए कैटेगरी में होंगे। बी कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि होगा कि यार आधा 11th कम व्हाट बैकलॉग, थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया, या फिर प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रैक्टिस की कमी रही, क्वेश्चंस नहीं कर पाए, थ्योरी तो कर ली सर, वीडियोस देख लिए, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाए, है ना। थोड़ा मतलब मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग जिनको होगी वो बी ऑप्शन में होंगे। एंड सी लास्ट ऑप्शन होगा 11th वेस्टेड। वेस्टेड कि सर हमने 11th क्लास में एनरोल तो करा बट हमने मेहनत नहीं करी सर, हमने एफर्ट नहीं करा, और इस वजह से कोई भी बैकलॉग वगैरह बन गया, या फिर हमने तैयारी में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, और हमारे बहुत ज्यादा मोर देन 50% से ज्यादा, मोर देन 50% से ज्यादा अगर आपका 11th रह गया, जेई लेवल में आपने नहीं करा, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। और एक डी ऑप्शन भी हो सकता है कि शायद आपने जो है 11th में तैयारी ही नहीं करी, नॉट प्रिपेयर्ड इन 11th, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे वो भी हों जो अब 12th में शुरू करें बट 11th में उन्होंने करी ही नहीं तैयारी। तो जल्दी से बताइए एक बार कि आप लोग किस किस कैटेगरी में हैं, अपने चैट में लिख के आप बता सकते हैं, सो दैट मुझे अंदाजा लग जाए। बहुत सारे बच्चों का मैं देख रहा हूं कि ए और बी में आ रहे हैं, सॉरी बी और सी में आ रहे हैं। ए गुड वाली कैटेगरी में भी कुछ कुछ हैं बट कम है, बट मेजॉरिटी ऑफ बच्चे आप देखेंगे बी और सी में होंगे। क्या आप भी बी और सी में हैं? जल्दी बता दीजिए मुझे। कुछ बच्चे डी में भी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कई बच्चों ने 11th में तैयारी ही नहीं करी होगी। चैट पे लिख दीजिए। हाँ, अभी अगर आपको पोल आपके बैच में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही क्विकली अभी हमने प्लान किया था, तो पोल वाला ऑप्शन नहीं आ पाया, तो आप चैट पे लिख सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बी में है और सी में है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी प्यारी बात बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा खुशी मिलेगी। वो भी चलो बताऊंगा, पहले दुखी वाली बात पहले बता देता हूं, फिर खुशी वाली बात बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बोल रहा हूं बेटा, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप उस कैटेगरी में क्यों हैं। क्यों है? अगर आपको लगता है कि 11th बैकलॉग तो नहीं है बट प्रैक्टिस नहीं करी, तो क्यों नहीं करी, इसका आंसर दो। क्यों नहीं करी मतलब जो भी आप जिस भी चीज में हो वो समझो क्यों नहीं करी, क्यों है आप उसमें। क्या आपने एफर्ट करा बट आपसे हुआ ही नहीं, या आपने किया ही नहीं। अगर आप जनरली कोई भी प्रॉब्लम में बी या सी में देखेंगे, अगर 11th वेस्टेड है, 50% से ज्यादा आपका बैकलॉग है बेटा, तो आपको एक बात पता है, रीजन क्या है उसका, क्या रीजन है बताइए, सोच के देखिए क्या रीजन है। अपने आप मन में सोचिए, लिखिए मत, किसी को मत बताइए, बस सोचिए। अगर आप इनवेरिएबली देखेंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द, कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइम ही नहीं मिलता, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारा ये हो गया, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज अगर हम एक मोटा मोटा उसको बोले, तो आप पहले एक बात ये देखो, ये सब तो चीजें हैं जो क्या होता है, ब्लेम टालना। मैं ये नहीं कह रहा कि तबीयत खराब, हेल्थ इशू एक ब्लेम टालने वाली बात है, नहीं, थोड़े दिन को हो गई होगी, ठीक है, मान लेता हूं, हेल्थ इज अ सेपरेट थिंग। टाइम नहीं मिलना, अब ये टाइम नहीं मिलना इज समथिंग कि यार हमने तो सर अपनी तरफ से कर लिया, हमें तो मिला ही नहीं टाइम, मतलब ये अपने जस्टिफाई करना हो गया अपने एक्शंस को। तो आपको एक बात समझनी है कि यार हर बच्चे के पास ही तो 24 घंटे थे, या और बच्चों के पास ज्यादा टाइम था, कि आपके पास कम टाइम था, आपको टाइम ही नहीं मिला। आप स्कूल भी जाते थे, सर हमारे साथ मैनेज नहीं हो पाया, और बच्चे क्या स्कूल जाते हुए नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बेटा मोटा मोटा अपने दिल पे हाथ रख के बात सोचो, क्या तुम लोगों ने अपना 100% दिया? क्या 100% दे रखा है? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलना है बात कि सर हमने 11th में अपना 100% दिया, और उसके बावजूद भी हम बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में रह गए।
जल्दी बता दो, क्या आपने अपना 100% दिया? यस अगर दिया तो वाई लिख दो, नहीं दिया अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे एंड पे कहीं ना कहीं हमें लगता है हम और एफर्ट कर सकते थे, तो आप एन लिख दीजिए। जल्दी से एक बार बताइए। नो सर, नो नो। मोस्टली आप देखेंगे चैट में नो ही दिखाई दे रहा है मुझे, एक मतलब 10 नो दिखते हैं तब जाके एक यस दिखता है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब यह है कि तुमने अपने एंड पर उतनी मेहनत करी नहीं यार, तुम्हें भी पता है ये बात, जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है आईआईटी करने को उतनी मेहनत तुमने नहीं करी, नहीं करी है, राइट? अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं करी है, ठीक है ना? देखो मोस्टली सब लोग नो लिख रहे हैं, सब लोग नो लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं। देखो अब तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं कि जो जेई का एग्जाम है ना, इन अ वे आज से 20 साल पहले और आज में आज बेटर है। तुम लोग कहोगे सर नहीं अब तो कंपटीशन बढ़ गया है, बेटा 20 साल पहले तो एक एवरेज बच्चा करने का सोच भी नहीं सकता था जेई। एक बहुत ही ज्यादा ये कह लीजिए एक स्मार्ट बच्चा ही, बहुत ज्यादा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली दिमाग हो, वही बच्चा आईआईटी कर पाता था आज से 20-25 साल पहले, ठीक है? हमारे टाइम से भी पहले की बात कर रहा हूं मैं। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेपर का लेवल इस तरह का बन रहा है, इट इज मोर ऑफ अ रिपीटेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो बच्चा अच्छी तैयारी कर लेगा ना, अब उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। बस मेहनती होना चाहिए बच्चा, हार्ड वर्क अगर करेगा तो आईआईटी में चले जाएगा। बट अब तुम चाहो कि सर हम हार्ड वर्क भी नहीं करेंगे और हम तो सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो सर हम फिर भी हम आईआईटी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इनफैक्ट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चा भी अगर ये सोचे कि मैं हार्डवर्क ना करूं, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो इन अ वे इट इज अ गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग। गुड थिंग वाई? बिकॉज एक एवरेज बच्चा भी अब मेहनत करके बेटा जेई निकाल सकता है, और बैड थिंग इसलिए कि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि भाई अगर एवरेज बच्चा भी कर पाएगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट? तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप हार्डवर्क कर लें तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं एग्जाम। प्रॉब्लम क्या होती है ना आजकल की जनरेशन में, पता है क्या है? तुम सब में यार दिमाग इतना ज्यादा है ना, क्योंकि मैं देखता हूं आजकल इतने फास्ट हो गए हैं बच्चे। हम लोगों को जो समझने में चीजें इतना समय लगता था, हम सोचते थे, घर जाके पढ़ते थे, उसके बाद जाके क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते थे, फिर जाके हम आंसर दे पाते थे। आज की डेट में जब हम क्लासेस लेते हैं, बच्चे वो क्लास में आंसर दे देते हैं पीवाईक्यूज का, क्लास में कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन सीखा, कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन लगा लिया, डायरेक्ट हो गया। हमसे तो भाई पूरा साल निकल गया था, क्वेश्चन ही नहीं होते थे जेई लेवल के, पता है तुम्हें? उस टाइम पे ये ऐसा होता था। तो आप सब लोगों में दिमाग बहुत तेज है, ये बात तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं बिल्कुल। ये जो नई जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो काफी तेज होता चला जा रहा है। आजकल के बच्चे देखे ना तुमने, नर्सरी और एलकेजी वाले बच्चों को सब पता है, पहले उनको एकदम चीजें याद हो जाती है, तो दिमाग तो डेफिनेटली बहुत है। प्रॉब्लम कहां है? बस हार्डवर्क की। अगर आप एफर्ट उस लेवल का कर लें तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें। बट तुम उस लेवल का एफर्ट करा नहीं तुमने, ठीक है? तो अब खैर, अब मैं तुम्हें यहां ब्लेम करने नहीं आया हूं, तुम लोगों को यह समझना है कि मैं तुम्हें सोल्यूशन देने आया हूं। प्रॉब्लम तो बता दी सर, ये प्रॉब्लम है, हमें भी पता है, हमने मेहनत नहीं करी। सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले ये बात समझो कि 11th के एंड तक आते आते जो स्टेज आपका है, अगर आप बी और ए में है तो भाई बहुत रेयर बच्चे होते हैं। अगर आप ए में है तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स, आप तो भैया बिल्कुल हीरा है, बड़ा ही रेयर कैटेगरी है आप 11th के एंड में, अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा कह रहे हैं। मैंने भी बेटा जेई दिया है, ठीक है? मैंने भी जब जेई की तैयारी करी थी तो मैं पता है कौन सी कैटेगरी में था, चलो मैं भी बता देता हूं तुम्हें। जब मैंने जेई दिया था तो मैं कौन सी कैटेगरी में था 11th के एंड तक, ठीक है? मैं 11th के एंड तक बी ऑप्शन में था। मेरा बैकलॉग नहीं था, बैकलॉग नहीं था, बट बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं करी हुई थी। मेरे को ये था कि यार कुछ कुछ चैप्टर्स की करी हुई थी, कुछ कुछ चैप्टर में टाइम नहीं मिला, सर आगे बढ़ गए तो नेक्स्ट चैप्टर में हम चले गए, पिछले वाले की प्रैक्टिस रह गई। पीवाईक्यूज तो हमने छुए ही नहीं थे 11th तक, मतलब जो गलती थी, करना चाहिए था बट नहीं कर पाए थे। तो मैं खुद बेटा बी ऑप्शन में था, मैं खुद बी ऑप्शन में था, पता है आपको? सेम सर, सेम, मी ऑल्सो, मी ऑल्सो। तो मैं आपको ये अच्छा लगा ना सुन के, सर आप भी बी में थे और आपका आईआईटी हो गया, तो इसका मतलब हमारा भी हो जाएगा? नहीं, सुन लो, अभी सुन लो, पूरी बात सुन लो। बिल्कुल हो भी सकता है, यहां से नहीं भी हो सकता। तो यहां तक जो हुआ है, पहले मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप ए में है तो भाई बहुत ही रेयर, मतलब ये समझ लो 5% बच्चे होते होंगे जो 11th में तैयारी करते हैं और वो अच्छी कैटेगरी, वो बोले हमारे 11th अच्छी गई है, 5%, ठीक है ना? मेजॉरिटी बच्चे आपको यहां पर दिखेंगे और कई बच्चे यहां भी होते हैं जिन्होंने तैयारी करी ही नहीं, ठीक है? मेजॉरिटी बच्चे बी और सी में होते हैं, ठीक है? सर मैं डी में हूं, हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम डी में हो तो समझ गए।
हाँ, तो अब जरा सुन लो, मेन चीज अब सुन लो। तो अगर आप बी और सी में है बेटा, या डी में भी है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि बेटा आपको 11th के एंड तक बहुत बच्चे ऐसे कैटेगरी में होते हैं। बट अब मेन चीज, अब गेम असली अब शुरू होने वाला है। देखो स्लाइड में सबसे आगे क्या लिखा हुआ था कि स्टार्ट जो है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। 12th में असली गेम शुरू होता है। 11th में मैंने बताया आपको मेजॉरिटी बच्चे बेटा ए, बी और सी और डी में ही होते हैं। तो अगर आप भी इसमें हैं और अगर आप हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर तो आप आउट हो गए, आप आउट हो गए। मैंने अच्छी चीज क्या करी थी, मैं बी में भले ही था बट मैंने हार नहीं मानी थी। ठीक है, मैंने बोला यार मैं जो 11th में मैंने अच्छी चीजें करी वो तो मैं करूंगा ही, और जो गलतियां करी उनसे सीखूंगा। मतलब जो मैंने टाइम वेस्ट किया, जो प्रैक्टिस नहीं करता था, जो क्वेश्चन करने से डरता था, मैं पता है क्या करता था 11th में, चलो आज तो मैं बता ही देता हूं, मैंने किसी बैच में कभी बताया नहीं। जो डीपीपीज होती है ना, तुम लोगों को भी डीपीपीज मिलती होंगी, तुम में से बहुत बच्चे डीपीपी करते होंगे, बहुत बच्चे नहीं करते होंगे, राइट। तो मैं क्या करता था 11th में, डीपीपी का जब डिस्कशन हो जाता था ना क्लास में, अब तुम्हारे को तो वीडियो सोल्यूशन मिल जाते हैं, अलग ही आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई है। हमारे टाइम पे क्या होता था, डीपीपी एक दिन मिलती थी और नेक्स्ट दिन सर डिस्कस कराते थे क्लास में, जो जो डाउट्स है वो पूछते थे बच्चे। तो मैं पहले डिस्कशन देख लेता था और सारे सोल्यूशन लिख लेता था, फिर डीपीपी अटेम्प्ट करता था 11th में। दैट वाज मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा ब्लंडर था, बट मेरे अंदर डर था यार कि क्वेश्चन करूंगा होंगे नहीं, पता चला इससे बेटर ये है पहले सॉल्यूशन देख लो, फिर अपन बाद में डिस्कशन के बाद अटेम्प्ट कर लेंगे। तो तुम लोग भी शायद ऐसे करते हो, जल्दी बताओ कमेंट करके कि सर हम भी करते हैं, हम डर लगता है, हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ही डर लगता है बच्चों को कि यार होंगे ही नहीं, होते ही नहीं है, क्योंकि जेई लेवल के क्वेश्चन। अब 10th तक क्या होता है, आप आते हैं और आपने 100 क्वेश्चन करे, उसमें से 80-70 क्वेश्चन 80-90 हो गए, बट जेई लेवल में आते ही 100 क्वेश्चन करे, उसमें 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो एक डर सा बैठ जाता है क्वेश्चन करने के लिए। होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है, नो सर नहीं होता। चलिए अच्छी बात है, अगर आपके साथ नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ तो होता था यार, मेरे साथ तो होता था कि मैं जनरली स्पेशली फिजिक्स में तो मैं कभी भी डीपीपी पहले अटेम्प्ट नहीं करता था। मैं सोचता था यार कुछ ना कुछ गलत ही करा होगा हमने, बाद में करेंगे, पहले सर का सोल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं यस सर फिजिक्स में हमारा भी होता है। हाँ, तो एनीवेज मुझे याद आ गया वो वाले दिन। सो कहने का मतलब ये है कि बेटा 11th में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारे जैसे बहुत बच्चे होते हैं, आपके जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो बी और सी में होते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन किसका होता है? आईआईटी। अब तुम सोच रहे हो कि सर आपका तो फिर भी सिलेक्शन हो गया, आपकी तो एआईआर 289 आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई, वो तो खैर ड्रॉप ईयर में आई थी मेरी, बट 12th में भी अच्छी खासी रैंक आ गई थी। आज के हिसाब से तो अच्छी खासी थी, उस टाइम नहीं मिलती थी उसमें आईआईटी, 4000 समथिंग रैंक आई थी उस टाइम। आईआईटी की सीट्स कम होती थी तो 4000 में, दैट्स व्हाई आई टुक अ ड्रॉप। बट 4000 रैंक इज नॉट अ बैड रैंक, राइट? आज की डेट में भी अगर आप देखें तो कहने का मतलब यह है कि 12th के साथ अभी भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो अब वो कैसे लानी है, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे हार मान के, सबसे पहले तो यार हार नहीं माननी। ये अगर तुम सोच के बैठ गए कि सर हम तो हार मान गए, हमारे से तो होगा ही नहीं, हम कहां कर पाएंगे, 11th हमारी वेस्ट हुई, ये नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव जोन में आना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा, सोच के अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। कैसे? जैसे जो भी अच्छा हुआ वो चीजें आप सोचो कि हम वो दोबारा रिपीट करेंगे। जो आपने गलतियां करी वो उनसे सीखो कि यार ये चीजें हमने 4 गलत करी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास रेगुलरली अटेंड करते थे, आपको मजा आता था, या मान लीजिए फिजिक्स मैथ्स में मजा आता था, केमिस्ट्री उतना रेगुलर नहीं किया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना है। और जो आपने गलती करी, मान लीजिए केमिस्ट्री नहीं करते थे या फिर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते थे, डर लगता था, तो उनमें आपको बेटर करना है बेटा। बस ये प्रोसेस कंटिन्यू रख लो, तुम्हारी 12th 11th से कंफर्म बेटर होगी, 11th से कंफर्म बेटर होगी। अब क्यों होगी सर, हमारा तो यही हाल रहेगा। 12th आसान है यार, रिलेटिवली आसान है। मैं तुम्हें 3 कारण बताता हूं कि 11th से बेटर 12th क्यों होगी। अगर तुम उतना ही एफर्ट भी लगाओ तब भी, तुम तो ज्यादा लगाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया है, बट अगर तुम उतना भी एफर्ट लगा लो जितना 11th में लगाया था, तो तुम्हारी 12th डेफिनेटली बेटर होगी। रीजन नंबर 1, 12th रिलेटिवली आसान है 11th से। तुमने सुना है ना बचपन में भी ये बात, 9th थोड़ी टफ होती है 10th से, और ऐसे ही 11th टफ होती है 12th से। ये फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये फैक्ट है। तुम 11th के चैप्टर्स देख लो, मैथ्स में 12th के चैप्टर्स देख लो, तुम्हें 12th के पूरी बुक में सारे चैप्टर्स के नाम से ही समझ आ जाएगा इस चैप्टर में क्या है, बट 11th में समझ नहीं आएगा, सारे चैप्टर नए थे। पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, है ना, प्रोबेबिलिटी तो खैर चलो थोड़ा बहुत पढ़ा था, और भी बहुत सारे चैप्टर्स थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुमने पहली बार पढ़े, उनके बारे में कभी सुना ही नहीं था 10th तक, बट 11th में आने के बाद तुमने उनको पहली बार देखा और इतनी मुश्किल से समझ पाए। बट 12th में ऐसा नहीं है, 12th के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स तुमने पहले से सुने हुए हैं यार, आसान है रिलेटिवली 12th। ठीक है, तो रीजन नंबर 1, 12th रिलेटिवली आसान है।
सेकेंड रीजन, वेरी गुड, नवनीत ने बिल्कुल सही बताया सर। अब मेहनत करना आ गया है, हमें समझ आ गया है कि हमने क्या गलतियां करी, कैसे तैयारी होती है, ये हमें समझ आ गया है। दैट इज रीजन नंबर 2 कि आप बेटर करेंगे, क्योंकि 10th के बाद 11th में तो भाई बहुत बड़ा जंप था। तुम्हें पता ही नहीं था कि कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे। तुम तो 10th वाले मोड में थे यार, कि बोर्ड लेवल वाली चीजें करने के मोड में थे। अब तुम्हें समझ आया असली गेम क्या है, भाई इतनी मेहनत करनी है, हाँ ये लेवल की करनी है। हमने इतनी करी, बट हमें पता है इतनी करनी है अपने को। तो अब आपको पता है मेहनत करते कैसे है और कितनी करनी है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और रीजन नंबर 3, थर्ड रीजन कि आप 12th में बेटर करते हैं बच्चे जनरली हमेशा, बताइए क्या हो सकता है, कैसे बताइए जल्दी। यस, वी ऑलरेडी सॉ द लेवल, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात, बताइए बताइए। सर वॉइस इज नॉट गुड, आई थिंक ये थोड़ा सा फट रहा है, इसको लगा लेता हूं, ये थोड़ा सा फट गया है। यस, अब देखिए शायद वॉइस सही हो गई है। बोर्ड भी है, यस बिल्कुल सही बात। अब 12th में तुम खुद ही ज्यादा सीरियस हो जाओगे बेटा, क्योंकि एक तो मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, 11th के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी ज्यादा आ जाती है, और 12th में बोर्ड्स आ रहे हैं। तुमने देखा ना 9th में तुम कैसे थे और 10th में कैसे हो गए बोर्ड्स की वजह से, वही चेंज तुम्हारे अंदर आएगा अब 11th और 12th में, क्योंकि 12th में बोर्ड्स आ जाएंगे। आपको पता है कि यार बोर्ड्स एग्जाम है, तो आप नेचुरली ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो ये 3 रीजंस की वजह से जनरली बेटा 12th बेटर होती है, ठीक है। अच्छा लग रहा है सुन के, जो लोगों का जो बी और सी कैटेगरी में होंगे उन्हें अब ये समझ आ रहा होगा कि सर हाँ हमारी 11th जितनी खराब गई 12th उतनी नहीं जाएगी अगर हम उतनी भी मेहनत करें। बट तुम तो और ज्यादा करने वाले हो ना यार, करने वाले हो ना। जब तुम्हें पता है कि तुमने हार्ड वर्क 100% नहीं दिया अपना, तो अब 1 साल और नहीं दे सकते यार। एक बात बताओ, ये 1 साल की बात है, और अगर मैंने तुम्हें ये बात 11th में भी अर्जुना में बोली थी, अगर कोई आपसे बोले कि यार 1 साल मेहनत कर लो और पूरी जिंदगी उसका बेनिफिट उठाओ, तो क्या तुम अपनी लाइफ में 1 साल नहीं दे सकते अपने आप को, अपने फ्यूचर सेल्फ को? नहीं दे सकते। सर आईपीएल है, मैं तो आईपीएल देखूंगा, हाँ आईपीएल हर साल होगा बेटा, बट तेरा 12th हर साल नहीं आएगा। 1 साल अपनी लाइफ का अपने फ्यूचर सेल्फ को दे दो। पता है जब हम 12th में थे ना, हमें बड़ा शौक होता था मूवीज वगैरह देखने का, सभी को होता है मूवीज। हमारे टाइम पे तो खैर ज्यादा ये नेटफ्लिक्स और ये सब तो कुछ था नहीं, तो एक मूवीज ही काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। बट 12th में आप विश्वास नहीं करेंगे, जितनी भी मूवी रिलीज हुई मुझे पता ही नहीं, वो मैंने कॉलेज में जाके देखी, आईआईटी में जाके, क्योंकि बहुत टाइम होता है। तो 12th जिस साल मेरा था 2005 में, उस साल जितनी भी मूवीज आई मैंने एक भी मूवी नहीं देखी थी। 2006-7 में जाके देखी थी वो मूवीज, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरीथिंग कैन वेट। 1 साल की बात है यार, एक 12th ईयर ऐसा है, 12th ईयर जिसमें अगर आप मेहनत कर लोगे सारी चीजें वेट कर सकती हैं, बट आपकी 12वीं क्लास दोबारा नहीं आएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है तुम्हारी लाइफ की? क्योंकि बाकी सब क्लासेस में बेटा आपको नेचुरल प्रोग्रेशन मिल गया। आप नेचुरली 10th के बाद 11th में आ गए, 6th के बाद 7th में आ गए, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, खराब किया, ठीक ठाक किया, आप नेचुरली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते गए, ठीक है। बट 12वीं के बाद अब ऐसा नहीं होगा, और यहां तक जहां तुम पहुंचे हो वहां तुम पहुंच गए, क्योंकि पेरेंट्स ने किसी तरह अच्छे स्कूल में डाल दिया या कोचिंग में डाल दिया, पहुंच गए। बट 12th के बाद बेटा आप जिस कॉलेज में जाओगे वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तुमने कितनी मेहनत 12th में करी है, उस हिसाब से तुम्हें 12th के बाद कॉलेज मिलेगा। अब पेरेंट्स का रोल नहीं है इसमें, राइट। तो अब 12th तक जर्नी खत्म हो रही है, एक नया फेज शुरू हो रहा है, जिसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है बेटा, एक एडल्ट लाइफ के लिए। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आएंगी, तो ये 12वीं का जो ईयर है, अगर तुमने इसमें एफर्ट कर दिया तो तुम्हारी आगे की लाइफ तुम्हें भी नहीं रियलाइज होगा अभी कि कितनी ज्यादा बेनिफिट तुम्हें इससे, मतलब मुझे भी नहीं पता था, सही बता रहा हूं। जब मैंने 12th दिया था ना, मैं तो ऐसे ही दे रहा था जेईआर मजे के लिए, अच्छा लगता था पढ़ना या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलना, और इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। बट मुझे नहीं पता था कि आईआईटी करने के इतने बेनिफिट्स मुझे हो जाएंगे। बहुत हुए मुझे, मैं सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आईआईटी नहीं करी तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कर लिया तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स हैं इसके लाइफ भर। एक आपको एक ये समझ लीजिए एक नाइट्रो बूस्ट मिल जाता है लाइफ में, ठीक है ना। जो एक आम आदमी रेंग रेंग के जहां पहुंचेगा 10-15 साल में, वहां पे आप 2 साल में पहुंच जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस, राइट। तो क्या आप सब लोग मुझसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं या मुझे ये बता सकते हैं कि सर हम 1 साल अपनी लाइफ का मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, फिर अगर होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट अपना 100% तो दे ही सकते हो ना यार? नहीं दे सकते? बताओ, नहीं दे सकते? जल्दी बताइए। यस सर दे सकते हैं, दे सकते हैं, प्रॉमिस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉमिस 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 कर रहे हैं, काफी लोग प्रॉमिस कर रहे हैं।
बिल्कुल कर सकते हो यार। अब ये मत सोचो कि सर ये डिफिकल्ट है, वो इजी था, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, मैं वो सब में जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं तुम अपना 100% दो। 100% देने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है यार ये 5 चैप्टर मुझसे नहीं समझ आ रहे, तो कोई नहीं भाई, छोड़ दे, छोड़ दे, कोई नहीं। 2 चैप्टर नहीं समझ आ रहे, छोड़ दे। जितना आ रहा है उतना करके एटलीस्ट तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हाँ यार मैंने अपना 100% ट्राई किया। तुम्हें कोई मलाल नहीं रह जाएगा लाइफ में 10 साल बाद की यार काश मैंने उस समय मेहनत कर ली होती, काश मैंने उस समय बात सुन ली होती टीचर्स की। राइट? तो हार्डवर्क करना है यार। मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहता हूं, अपना बेस्ट एफर्ट दो, उसके बाद भगवान जहां ले जाए, किस्मत जहां ले जाए, उतने में खुश रहो। ठीक है ना? बस अपना हार्डवर्क जरूर करना है। यस सर, प्रॉमिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यार। और इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यार, क्योंकि 100% देना कोई अब ऑप्शन नहीं है, इट इज द नेसेसिटी। अब आपको ये समझना है कि यार इसके बाद मौका ये जो मिला है ना मुझे, इस तरह का मौका लाइफ में दोबारा बहुत मुश्किल से मिलेगा। 12th अगर आपने एफर्ट करके बेटा कर लिया, और अभी पॉसिबल है, अगर आपने अगर प्रिपेयर नहीं भी किया है ना तब भी पॉसिबल है बेटा, साथ साथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो सारी बातें आपको रेगुलर बैच में बताई जाएंगी। तो आई होप अब आप सब लोग समझ गए हैं कि ये साल कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी 11th नहीं भी अच्छी गई है यार, आप किसी भी कारण से नहीं कर पाए, हेल्थ इशू था, बैकलॉग हो गया, मक्कारी कर ली सर, हार्डवर्क नहीं करा, मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट अब तुम्हें समझ आ गया ना, अब तुम्हें करना है। और अगर तुमने कर लिया तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ये बात सच्चाई है, ये फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है। राइट? चलिए, तो ये बातें हो गई हैं। अब 2-3 बातों का और जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। 11th वीक है, अब थोड़ा सा जनरल बातें, स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं। अगर 11th वीक है और कमबैक कैसे करें, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया कि बी और सी ऑप्शन में थे, बी और सी ऑप्शन में अगर आप थे तो आपकी 11th बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक है? तो अब कमबैक कैसे करें, उसका सिंपल सा तरीका है, आपको शुरू के 3-4 चैप्टर्स अपने अच्छे करने हैं बस। कौन से चैप्टर्स? मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। ज्यादा नहीं बोल रहा, 3 चैप्टर्स हैं। थ्योरी तुमने करी हुई होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें तो थोड़े से कर लो और इनको रिवाइज करके बैठ जाओ। 12th तुम्हारी बहुत आराम से जाएगी। ठीक है? सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया कि यार 12th को बढ़िया कैसे करना है। 11th के कौन से चैप्टर यूज होंगे? ये 3 चैप्टर, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक और आपका मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री। में मेन 3 है, बाकी थोड़ा बहुत सीक्वेंस सीरीज, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन, वो तो उतना तो बेसिक एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाई होगा तुम लोगों ने। अगर तुमने 3 चैप्टर कर लिए तो तुम्हारी 12th बहुत बढ़िया जाएगी। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है बेटा। 12th में तुम्हें जेई लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुमने ये 3 चैप्टर्स अपने पढ़ के बैठ गए। ठीक है? अब साथ साथ सर हमारा अगर कुछ बैकलॉग है वो कैसे करें, तो जब तुम्हें समय मिले, मान लो तुम्हारे को लगता है दिवाली हॉलीडेज हैं या कोई भी हॉलीडेज आ रही है, अभी समर वेकेशन आएगी, स्कूल जा रहे हो मान लो और समर वेकेशन है, तो आप पुराना वाले लेक्चर से अटेंड करके एक-एक चैप्टर निपटाइए। तो अब वो देखो हर एक का अलग अलग स्टेटस हो सकता है किसी ने स्ट्रेट लाइंस पे अपना बैकलॉग बना रखा हो सकता है किसी ने कोनिक में जाके बनाया हो सकता है किसी ने सीक्वेंस सीरीज से बना लिया, हो सकता है किसी ने पीएनसी बाइनोमियल में बना लिया। राइट? तो आपको वो एक-एक चैप्टर करके करना है और उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। प्रायोरिटी रखनी है कि 12th अच्छा रहे। और 12th अच्छा कैसे जाएगा? वो 3 चैप्टर से। और 12th अच्छा करने के साथ साथ अगर समय मिल जाए तो यार तुम कर लेना कोई चैप्टर, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। 12th क्या है ना, बहुत जल्दी, एक और अच्छा तुम्हें बड़ी अच्छी बात बताता हूं 12th के बारे में। 12th का सिलेबस बहुत कम है 11th से। 11th में तुमने देखा, तुमने मोस्ट ऑफ यू स्टार्टेड इन अप्रैल या मई, है ना, जेई की तैयारी, और जनवरी फरवरी एंड तक तुम लोगों ने किया होगा प्रॉपर, खूब अच्छा 10 महीने लगाए। बट 12th जो है तुम्हारा सिलेबस ही कम है। अक्टूबर नवंबर तक आई थिंक खत्म हो जाएगा, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक। और अगर तब तक सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद तुम्हारे पास अप्रैल की बात अगर करें तो 4 महीने हैं। तो 4 महीने में यार तुम अपना 11th के रिवीजन कर लेना ना, आराम से कर लेना, उस समय आराम से हो जाएगा तुम्हारा, बहुत आराम से होगा। ठीक है? तो आपको यह समझना है कि समय बहुत है, अभी समय की कमी नहीं है। अगर हम एडवांस को सोचें तो अभी मई 2027 में जाके है। ठीक है? बहुत समय है, 1.5 साल है, लगभग 1 साल 2 महीने हैं हमारे पास। तो आपके पास समय इनफ है। अगर आप मेहनत करने पे आ गए तो इतना समय इनफ होता है। हाँ, अगर तुमने इसमें भी मक्कारी कर ली, इसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसमें भी डिस्ट्रैक्टेड हो, फिर तो बेटा 2 साल भी क्या 5 साल भी कम है फिर तो। ठीक है? तो पहली बात ये कि कमबैक कैसे करना है, 2 पार्ट्स में करना है। एक, शुरू के 3 चैप्टर्स करके बैठने हैं, 12th अच्छी चलेगी। 12th के साथ साथ समय मिल जाए तो एक एक करके बैकलॉग निपटाना है। नहीं मिल पा रहा तो वेट करना है 12th खत्म होने का, तब आपको समय मिल जाएगा। ठीक है? हाँ,
अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर वन शॉट से करें या बैच से करें, वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम्हारे पास कितनी कैपेबिलिटी है। अगर तुम्हारे पास काफी समय है तो बैच से कर लो, कम समय है तो वन शॉट से कर लो, ठीक है, बट करो प्रॉपर तरीके से, नोट्स वगैरह बनाओ। नोट्स अगर नहीं किताब ले रखी है नोट्स की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद के नोट्स जरूर बनाइए, उसमें से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज करिए, ये पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। बाकी 12th में देखो चैप्टर्स में क्या होगा, वो हम 12th के बैच में जब स्टार्ट होगा तभी आपको बताएंगे, राइट। हाँ, उसके बाद अब आ जाते हैं टॉपर्स क्या अलग करते हैं। कई लोगों का डाउट होगा कि सर आपने बी और सी वालों के बारे में बात करी है, ए वालों के बारे में तो बात करिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, अब और अच्छा कैसे करें, टॉपर्स वाला माइंडसेट कैसे लेकर आए। तो मैं आज आपको ये बात बता देता हूं, टॉपर्स क्या अलग करते हैं, सच्चाई बताऊंगा। देखो, अब तुम्हें वो अच्छी लगे बुरी लगे, तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि यार टॉपर्स जो अंडर 500 रैंक लाते हैं वो क्या करते हैं। तुम्हें शायद अजीब लगेगा उनका पहला स्टेप तो खैर अजीब नहीं लगेगा, चलो टॉपर्स की बात ही कर लेते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, ठीक है। कई लोगों का डाउट होता है ना, सर आप 300 के अंदर रैंक लाए हो, हम कैसे लेकर आए, या कोई बच्चा अगर अंडर 100 लाया वो कैसे लाया, हम भी ऐसा क्या कर लें, वो ऐसा क्या करता था। तो टॉपर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो कोई बैकलॉग नहीं बनने देते, कोई बैकलॉग नहीं बनने देते, वो किसी भी तरह मैनेज करते हैं, अपना स्कूल का काम पहले से मैनेज करते हैं, अपना जेई का काम मैनेज करते हैं, छुट्टी वाले दिन पढ़ लेते हैं, कहीं जाना होता है तो पहले से प्लानिंग करते हैं, बट बैकलॉग नहीं बनने देते। मैंने आज तक कोई टॉपर ऐसा नहीं देखा जिसने बहुत ज्यादा, 1-2 चैप्टर का बन गया अलग बात है, तबियत खराब हो गई, बट पूरा सर 15-20 लेक्चर्स 50 लेक्चर्स का बैकलॉग, ऐसे टॉपर्स नहीं होते। अब तुम बाद में मत बोलना सर हमें तो बुरी लग गई ये बात, कोई नहीं। दूसरी बात, अगर तुमने अभी तक बनाया तो आगे कोशिश करो ना बने तुम्हारा, ठीक है। सेकंड सबसे पहले वो एनसीईआरटी करते हैं, मतलब भी करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना अरे एनसीईआरटी सर कोई जेई लेवल के लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है बेटा, बेसिक्स क्लियर करने के लिए तो है। एनसीईआरटी आपको भी 12th में करनी है। आप एनसीईआरटी आप जो भी आप बोर्ड की आपकी किताब है उसको करने के देखो 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक पहला बेनिफिट, आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं, बेसिक्स बिल्कुल तुम्हारे बिंदा स्ट्रांग हो जाएंगे। तुमने मान लो अगर इंटीग्रेशन की बात करता हूं, तुम्हें 12th में इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, अगर तुमने 12th का इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी कर ली तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेसिक पूरे फॉर्मूला लगाने आ जाएंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा किस फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद दूसरी चीज, बोर्ड्स या स्कूल एग्जाम की कोई टेंशन नहीं, बोर्ड्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो गए, है ना। उन लोगों को फिर ये नहीं करना पड़ता अब यार स्कूल टेस्ट आ रहा है, अब मंडे टेस्ट आ रहा है, अब यूनिट टेस्ट आ रहा है, अब हाफ ईयरली आ रहे हैं, चलो अब ये वाली क्लासेस बंद करके अब मैं तो वही फोकस करूं। उन्हें ये नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कर रखी है एक बार ये पूरी किताब, क्योंकि उन्हें पता है यार अब तो रिवीजन करना रह गया, ठीक है। तो 2 बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको जरूर करना है, ये तो नंबर 1 लेवल पे वो जरूर करते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, जो कि आप लोग डरते हैं। अब वो क्वेश्चन कोई किताब हो सकती है, कोई डीपीपी हो सकती है, कोई मॉड्यूल हो सकता है, पीवाईक्यूज जरूर करते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज मैंने आज तक कोई टॉपर नहीं देखा जो पीवाईक्यूज ना अटेम्प्ट करे। ट्राई करते हैं, नहीं हो रहे तो क्या हुआ, पूछते हैं डाउट, पर ट्राई जरूर करते हैं, राइट। सो पीवाईक्यूज जरूर करते हैं, टेस्ट मिस नहीं करते। सर इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, हम तो टेस्ट मिक्स करते हैं, हम बहुत बहाना ढूंढते हैं, कोई ना कोई बहुत बहाना मिल जाए टेस्ट ना देने का, मेरा वो चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं है, उन वाले सर ने तो टेस्ट से 1 दिन पहले सिलेबस कराया, मैं तो करूंगा नहीं टेस्ट। वो टेस्ट ना देने का बहाना नहीं ढूंढते, वो टेस्ट देने का बहाना ढूंढते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मैं इस टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 15 भी अगर मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं तो मैं जरूर दूंगा टेस्ट, वो ऐसा सोचते हैं। ये टॉपर्स का माइंडसेट होता है, ठीक है। और जब टेस्ट हो जाता है तो वो टेस्ट का एनालिसिस भी करते हैं, वो देखते हैं कि भाई क्या मैं बेटर कर सकता था, कहां मैंने गलती करी, कौन से चैप्टर में मुझे अब और रिवीजन करना चाहिए, किसके क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक कर दी, वो ये एनालिसिस जरूर करते हैं, ठीक है। वो ये जरूर करते हैं, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। वो ये नहीं बस थ्योरी में लगे हुए हैं, बस वीडियो देख लिए खुश हो गया, हाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट। उनका चैप्टर शुरू होता है, उनका चैप्टर शुरू यहां से होता है, यहां से, ठीक है। तुम्हारा यहां खत्म हो जाता है कई लोगों का कि भाई वीडियो देख लिया चैप्टर खत्म हो गया, बुरा लग रहा होगा कई लोगों को, बट बेटा मैं सच्चाई बता रहा हूं इस वाली स्लाइड में, ठीक है। थोड़ा कड़वा सच है। कई लोगों का लगता है सर हमने तो बी ऑप्शन में आ गए, सर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हमने तो,
हमने तो सर बैकलॉग नहीं बनने दिया। बेटा उनका चैप्टर ही यहीं से शुरू होता है। कहते हैं थ्योरी तो हम सर पढ़ने आए हैं, बस मेन चैप्टर तो हमारा सेल्फ स्टडी में शुरू होगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस से एनसीईआरटी, खूब सारे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, टेस्ट, एनालिसिस। ठीक है, और 7th पीरियोडिक रिवीजन। पीरियोडिक, हाँ ये शब्द मैं सोच रहा था, पीरियोडिक रिवीजन। इसका मतलब क्या है, वो एक बार पढ़ने के बाद ये नहीं सोचते अब ये तो चैप्टर हो गया, अब इसको सीधे जेई के सामने पढ़ूंगा मैं। वो हर जब समय मिलता है आधे घंटे में नोट्स पलट लेते हैं पुराने चैप्टर के। कोई टॉपर ऐसा नहीं होता उससे पूछा जाए हाँ भाई ये मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था, याद आ रहा है? नहीं नहीं सर भूल गए, हमें तो याद। उसको याद होता है, उन्हें याद होता है। हाँ सर आपने ये लोकेशन ऑफ रूट्स में बताया था, ग्राफ में ये बताया हुआ था। ये सर आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, हाँ सर ये याद है, बिल्कुल याद है। तो टॉपर्स को क्योंकि वो पीरियोडिक रिवीजन करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स अपने याद होते हैं बेटा, याद होते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ठीक है, तो ये टॉपर्स डिफरेंट करते हैं। अगर आप ये सारी चीजें करने लग गए तो आप बिल्कुल उस कैटेगरी में आ जाएंगे। अपने माइंडसेट का डिफरेंस है। इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं, शॉर्ट में टीचर्स की सारी बात मानते हैं, टीचर्स की सारी बात मानते हैं। टीचर ने कह दिया कि आज 100 क्वेश्चन करके आने हैं तो आने हैं। वो ये नहीं सोचते अरे सर को थोड़ी पता है, हमारा तो टेस्ट भी है, हमें तो फिजिक्स में भी होमवर्क मिला है, हमें तो केमिस्ट्री में भी मिला है, सर को कुछ नहीं जानते। उन्हें वो कहते हैं सर ने बोल दिया तो करना है, सर ने बोल दिया तो करना है। ठीक है, तो टॉपर्स अगर शॉर्ट में अगर आप भी बेटा अपने टीचर्स की सारी बातें मानेंगे तो आप टॉपर्स माइंडसेट के साथ अच्छी अपनी सब्जेक्ट में कमांड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आगे बढ़ते। हाँ, चैट नहीं करते सर, मैं हमेशा लूजर ही रह गया, तो नहीं रहेगा बेटा। क्यों लूजर रहेगा तू? एक बात बता, हार्डवर्किंग इंसान कभी लूजर नहीं रह सकता इस दुनिया में। देर है अंधेर नहीं है भगवान के सामने। जो भी हार्डवर्किंग बच्चा होता है, कोई भी इंसान अगर हार्डवर्किंग होगा तो बेटा आज नहीं तो कल तुम्हारी किस्मत तो चलेगी चलेगी, ये समझ लेना। समझ गए? हार्डवर्किंग इंसान को तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। तुम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर होगे। इस एग्जाम में हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो लाइफ में तो सक्सेसफुल हो गई यार। ठीक है, तो इसलिए कभी नहीं सोचना कि मैं सर मेहनत करूंगा और मैं लूजर रह जाऊंगा। नहीं, लूजर एक ही सिचुएशन में रह सकते हो कि करो ही ना, आलसी बन के रह जाओ। आलसी इंसान लूजर रह सकता है बट मेहनती इंसान नहीं रह सकता। ठीक है भाई, तो ये वाली बात का मैंने आपको जवाब दे दिया। टॉपर्स क्या अलग करते हैं, अब आपकी मर्जी है आप उसको फॉलो करना चाहें या नहीं। बाकी 12th में स्टार्ट कैसे करें कि बैकलॉग ना बने, इसका भी जवाब मैंने दे दिया है बेटा। अगर आप 12th में साथ साथ चीजें करते जाएंगे, थ्योरी में बैकलॉग ना बनने दें। कोशिश करें कि थ्योरी का सेम डे का काम सेम डे अगर आप करें, बेस्ट पता है क्या होता है, डेली का काम डेली या वीक का काम वीक में। आपने बस ये सोचना है इस वीक सर ने मुझे इतना काम दिया है, मैं इस वीक संडे से मंडे नहीं होने दूंगा। मान लो अगर मैथ्स की बात करूं, मान लो 4 लेक्चर्स होते हैं तुम्हारे, तो 4 लेक्चर्स का कोई बैकलॉग नहीं बनने दूंगा इस पूरे संडे तक। और जो 4 लेक्चर्स का होमवर्क है उसे भी संडे से मंडे नहीं पहुंचाऊंगा, संडे तक निपटाऊंगा। ऐसा तीनों सब्जेक्ट्स में अगर तुमने कर लिया वीक बाय वीक, तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे मान लो अब जैसे तुम लोग क्रिकेट देखते होगे, इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है ना, आपने देखा इंडिया ने 250 रन बनाए किसी मैच में, 260 बनाए सेमीफाइनल फाइनल में। तो कैसे बनाए, कैसे बनाए कि शुरू के 5 ओवर आराम आराम से खेल लेते हैं, लास्ट के 5 ओवर में मारे देखी जाएगी कितने बन जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं बनाए ना। तुमने देखा हर ओवर में भाई साहब लगे पड़े थे, मारे जा रहे हैं, भले आउट हो रहे हैं बट मारे जा रहे हैं, ट्राई करे जा रहे हैं अपना। ठीक है, तो हर ओवर में उन्होंने क्या किया कि जो बड़ा टारगेट था उसे एक तरह से शॉर्ट टर्म टारगेट में ब्रेक डाउन कर लिया, और उसके बाद भाई साहब गजब कर दिया हर ओवर। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अपना जो टारगेट है जेईई क्लियर करने का, आपको अगर 10,000 क्वेश्चंस करने का एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप भूल जाइए 10,000 करने, आप ये सोचो इस वीक में क्या करना है। इस वीक का काम अगर कर लिया तो अगले वीक भी करना है, अगले वीक भी करना है। ऐसी अगर आप वीक बाय वीक करते गए तो आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, आपकी 12th बढ़िया चलेगी। ठीक है, चलिए तो ये बातें हो गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को समझे